So next paper we are starting JEE Advanced paper 2019 of paper 2. So first question is multi-option correct. It's given the cyanide process of gold extraction involves leaching out gold from its ore with cyanide in presence of Q in water to form R. Subsequently, R is treated with T to obtain gold and zinc and Z. Choose the correct option. तो बेसिकली गोल्ड मेटलर्जी पे पूरा क्वेश्चन है. तो हमें पता है कि पहले हम गोल्ड की रिएक्शन ऑक्सीजन साइनाइड और वाटर के साथ कराते हैं ताकि गोल्ड ऑक्सीडाइज हो पाए. So it will convert to AuCN whole twice minus. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है. फिर ये जो AuCN होल ट्वाइस माइनस कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना है इसको जिंक से रिएक्शन करा के जिंक से सब्सटेंस को डिस्प्लेस करते हैं तो ZnCl4 2 माइनस फॉर्म होती है प्लस गोल्ड यहाँ से रिप्रोड्यूस हो जाता है. तो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो कंपाउंड्स मेंशन्ड है वो देखो. सबसे पहले तो साइनाइड की रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करानी है तो ये Q दिया हुआ है, इससे ये R फॉर्म हुआ है और R फॉर्म होने के बाद जिंक से रिएक्शन होने के बाद ये आपका T फॉर्म हुआ है. सॉरी, T से रिएक्शन कराने के बाद ये आपका Z फॉर्म हुआ है. अब आप मैच करा लीजिए. Q इज ऑक्सीजन, दैट इज करेक्ट. T इज जिंक, वो भी करेक्ट. और R जो है दैट AuCl4 2 माइनस लिखा हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं है. Z ZnCl4 2 माइनस है, वो करेक्ट है. तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज A, B and C. Yeah. Then to the next question, it's given with reference to aqua regia, choose the correct options. The first option is given aqua regia is prepared by mixing concentrated HCl and concentrated HNO3 in a ratio of 3:3 volume ratio. तो वॉल्यूम रेशियो भी लिख सकते हैं या मोल रेशियो भी लिख सकते हैं. तो हम सबको पता है दैट aqua regia is 3 HCl and HNO3 combination, and with this we'll get NOCl, water and nascent chlorine. And because of this nascent chlorine, aqua regia अपना डिजॉल्विंग करेक्टर शो करता है तो हर सब्सटेंस को करस्पॉन्डिंग क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है. दिस इज रिफर्ड एज aqua regia. Second step is given reaction of gold with aqua regia produces an anion having gold in +3 oxygen state. तो ये और एक क्लोराइड फॉर्म बनती है अगर इसका कॉन्सेप्ट लिखना है हमको. तो यहाँ से गोल्ड की रिएक्शन अगर आप aqua regia से कराते हैं तो HCl + HNO3 कॉम्बिनेशन से रिएक्शन हुई तो इससे एक्चुअली में फॉर्म होता है HAuCl4 अगर पूरा कंपाउंड लिखना है. या अगर इसका एनाइनिक फॉर्म लिखेंगे तो HAuCl4 माइनस लिख सकते हैं. दिस इज द फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली इसको AuCl3 भी लिख सकते थे. बट चूंकि HCl एक्सेस में होता है इसलिए वो आगे फर्दर रिएक्ट कर जाता है तो ये और एक क्लोराइड फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसको AuCl3 भी लिख सकते थे. तो यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीजन स्टेट देखो +3 आ रहा है तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है. क्योंकि लिखा प्रोड्यूसेस एन एनाइन तो मैं HAuCl4 जैसा कंपाउंड लिखना चाहिए था. साथ में यहाँ पे NO रिलीज हो जाएगी, वाटर बन जाएगा, तो इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा. आगे लिखा है रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद aqua regia प्रोड्यूसेस NO2 इन एब्सेंस ऑफ एयर. ये गड़बड़ दिया हुआ है. अगर NO फॉर्म होगी तो NO से NO2 बन सकता है एयर की प्रेजेंस में, बट डायरेक्टली NO2 फॉर्म नहीं होती. दैट इज इनकरेक्ट. लास्ट इट इज व्हेन द येलो कलर ऑफ aqua regia इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2. ये करेक्ट है. मैंने अभी ऊपर देखो aqua regia का कॉम्बिनेशन लिखा that aqua regia is because of this NOCl and nascent chlorine लिखा. इसको Cl2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो. 2Cl nascent फॉर्म में लिखो या क्लोरीन फॉर्म में लिखो तो दैट इज करेक्ट. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर हो जाएगा A, B and D. Make it very clear that the reaction of gold with aqua regia produces NO, but that NO can oxidize to NO2 in presence of air, but in the question is given in absence of air. That's why statement number C is wrong. और जो येलो कलर ऑफ aqua regia है मैंने देखिए अभी ऊपर कॉम्बिनेशन लिखा है. इट इज NOCl वाटर एंड Cl कॉम्बिनेशन. इसकी वजह से इसको हम लोग aqua regia बोलते हैं. तो कलर इसका NOCl और Cl2 के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है. Then question number 3 is given. Consider the following reactions unbalanced. जिंक की रिएक्शन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा रहे हैं, उससे G, R और X फॉर्म हो रहा है पहले. फिर जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से करा रहे हैं, इट इज फॉर्मिंग T and Q. फिर जिंक के जो G फॉर्म हुआ था जिंक का कंपाउंड उसकी रिएक्शन H2S NH4OH के साथ करा रहे हैं तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है और साथ में X and Y फॉर्म हो रहा है. आपको अलग अलग केसेस लिखने की क्या क्या फॉर्म हो रहा है. सो फर्स्ट यू राइट डाउन द रिएक्शंस. तो जिंक की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं ये एक्चुअली फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट. एक्चुअली फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट. और ध्यान से देखो यहाँ जिंक ऑक्सीजन स्टेट 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट चेंज करना पड़ेगा. तो सल्फर जो पहले +6 ऑक्सीजन स्टेट में था वो रिड्यूस होकर +4 ऑक्सीजन स्टेट में लाओ, तभी रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है.
चूंकि concentrated form है, hot concentrated form है, that's why we have to write like this. And along with this, hydrogen gas can be evolved. After that, zinc की reaction concentrated NaOH से करा रहे हैं, तो ये sodium zincate form बनेगा Na2ZnO2. Along with this, hydrogen gas will be evolved. उसके बाद G जो होगा वो जिंक का सॉल्ट है ZnSO4. उसकी रिएक्शन H2S NH4OH से करा रहे हैं. In this case, precipitate form होगा zinc hydroxide. This is the precipitate form. Sorry, zinc sulfide, not zinc hydroxide. We are using H2S and NH4OH, so basic radical group 4 के लिए लिया गया है. So it will form zinc sulfide. It will form zinc sulfide. पहले आपको ये सारे कंपाउंड लिख लेने हैं. तो इस केस में देखो कंप्लीट रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी. तो G जिंक सल्फेट हो गया, R SO2 हो गया, X वाटर हो गया, T Na2ZnO2 हो गया, Q हाइड्रोजन हो गया, Z जो है वो ZnS हो गया और Y अमोनियम सल्फेट, और X मैच कराना है तो वाटर ले लिया. पहले केस में लिखा है Z इज डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट, ये बिल्कुल सही है, जिंक सल्फाइड. ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इन T इज +1, ये गलत हो गया. Na2ZnO2 लिखेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट +2 आएगी, दैट इज इनकरेक्ट. तो B इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. R इज V शेप, ये सही है. SO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये V शेप ही बनेगा. बेंट स्ट्रक्चर होता है SO2 का. If you draw structure for SO2, it will be bent. ऐसे उसकी शेप V शेप या बेंट लिख सकते थे, तो सही हो गया यहाँ से. और अगले स्टेटमेंट लिखा ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इन +1 इज ग्राउंड स्टेट, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा. ये भी सही है, तो उसका मतलब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग A B and D. सॉरी A C and D. B तो इनकरेक्ट है, उसका करेक्ट आंसर हो गया A C and D. क्लियर? आंसर हो गया इसका A C and D. Then to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Consider the electronic state psi is equal to He plus whose energy azimuthal quantum number and magnetic quantum numbers are -3.4 electron volt, 2 and 0 respectively. Which of the following statement is true for psi? तो देखो आपकी हीलियम की एनर्जी He प्लस के लिए जो एनर्जी दे रखी है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हीलियम की फोर्थ ऑर्बिट होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी हीलियम की सेकंड ऑर्बिट एनर्जी से मैच करती है. हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट एनर्जी हीलियम की फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी से मैच करेगी. यहाँ पे n इक्वल टू 4 हो गया, L इज इक्वल टू 2 गिवन है, M इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है. ये ऑर्बिटल पता चल गया आपको. तो अगर ये N4 और L2 है तो ये सर्टेनली 4D स्टेट होगी. 4D स्टेट के बाद अगर हम इसके नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स लिखेंगे तो L के इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज 2. और अगर रेडियल नोड्स लिखेंगे तो n-l-1 हो जाएगा. दिस इज 4 - 2 - 1 इज 1. तो सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वेयर इलेक्ट्रॉन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो रेडियल नोड आपके 4 - 2 - 1 यानी 1 हो गए, एंगुलर नोड 2 हो गए. तो स्टेटमेंट सी रॉन्ग हो गया. उसमें लिखा था न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट is less than 2 electron where electron is the magnitude of E is the magnitude of the electronic charge. तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखो He प्लस क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें शील्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं. तो न्यूक्लियर चार्ज एक्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर ही फेस होगा. तो स्टेटमेंट नंबर डी भी रॉन्ग हो गया. तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट हमारे लिए हो जाएगा ए एंड बी. समझ गया ना पॉइंट? क्योंकि He प्लस है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में शील्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा. That's why answer is A and B. Okay. Then comes next question, question number 5. It's given which of the following reactions produces propane as a major product? Which of the following reactions produces propane as a major product? तो देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले NaOH यूज किया, तो ये सोडाइम वाली रिएक्शन होगी, डी कार्बोक्सिलेशन, तो इट विल फॉर्म प्रोपेन. एक कार्बन कम हो जाएगा, करेक्ट है. अगले वाले केस में देखो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा रखी है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस. तो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस के केस में ये 3 कार्बन था, तो टोटल 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल फॉर्म हेक्सेन, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस. इसके बाद जिंक डाइल्यूट HCl से रिडक्शन कराएंगे तो Cl हट के H लग जाएगा, तो दिस विल आल्सो गिव प्रोपेन.
और उसके बाद CH3 CH Br दे रखा है जिंक, तो जिंक के साथ इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल है, सो इट विल कन्वर्ट टू प्रोटीन। ठीक है, डी हेलोजिनेशन प्रोसेस। तो हम इसका आंसर अगर रिपोर्ट करेंगे तो उसमें प्रोपेन बनाने वाले कंपाउंड हुए A एंड C। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू गिव दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करना है पहले कंपाउंड से। तो पहले वाले कंपाउंड में देखो हमारे पास डाइब्रोमो कंपाउंड है, अल्कोहलिक केवल से रिएक्शन करा रहा है। तो पहले स्टेप में एलिमिनेशन होगा, इट विल फॉर्म CH3 C CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ Br आ जाएगा, ये क्या छट जाएगा यहाँ से। दिस इज फर्स्ट, फिर Na2 से रिएक्शन कराएंगे तो एक और बार एलिमिनेशन होगा, तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन बन गया। और रेड हॉट आयरन ट्यूब पे हीट करेंगे तो ये एरोमेटिक रिंग बन जाएगी 1,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये एक एरोमेटिक रिंग बन रही है, इसका मतलब 6 आंसर पॉसिबल रहेगा। उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा है कि कौन से प्रोडक्ट एरोमेटिक है, तो दिस इज करेक्ट। इसके बाद NaOMe लिया है तो दिस इज बेस, तो ये इसमें से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बन आयन क्रिएट करेगा, दिस रिंग इज ऑल्सो एरोमेटिक। इसके बाद अगले केस में देखो NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो दैट विल अंडरगो एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के बाद देखो ये वाली कंपाउंड बनेगा, ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। अगर इसका डाइमराइजेशन भी कंसीडर करेंगे तो भी एरोमेटिक नहीं बनेगा, या अगर नो रिएक्शन का केस लिख दोगे कि भाई प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बहुत नहीं है तो भी एरोमेटिक नहीं बनेगा। इन ऑल केसेस आपको यही आंसर लिखना है। और उसके बाद बेंजीन के ऊपर Cl2 की एक्सेस रिएक्शन कराते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है, तो इस सारी पोजीशन पे एक Cl लग जाएगा तो, और इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इट विल लूज इट्स एरोमेटिसिटी, सो दैट वोंट बी एरोमेटिक, या इसको नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में लिख देंगे। तो यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स बचे वो दो बचे, A एंड B। आंसर विल बी A एंड B। ठीक है, तो आपने देखो सबसे पहले क्या करा कि ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस Hg2+ और वाटर H2SO4 की वजह से मॉर्गोनिक ऑफ एडिशन कराया वाटर का। उसके बाद AgNO3NH4OH एक टॉलरेंस रिएजेंट है, तो इसने कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस, कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट किया। कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में जिंक अमालगम HCl से रिडक्शन हुआ। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो गया आपका CH2 ग्रुप में, ये आपका Q फॉर्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q जो बना उसकी SOCl2 से रिएक्शन हुई। तो आप ध्यान से देखो तो Q हमारा ये वाला कंपाउंड मैच कर जा रहा है। अब इसकी रिएक्शन SOCl2 pyridine से हुई, बाद में AlCl3 ऐड किया गया, तो ये COCl में कन्वर्ट करा के रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दिया हमने। ये बेंजीन रिंग थी, और उसमें 1 2 3 कार्बन के बाद ये आपका COCl बन गया, और फिर इस पर रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका R हो गया। और फिर इसकी जिंक अमोनियम HCl से रिएक्शन होगी तो फिर से कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, तो फाइनली जो S बनेगा वो ये बन जाएगा। अच्छा, OMe अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, वो चेंज हो नहीं रहा। ये आपका S हो गया। अब आप ऑप्शंस मैच करा लो, पहले वाले में Q गलत दिया हुआ है, दूसरे वाले में R और S सही दिया हुआ है। अच्छा, R गलत दिया है B वाले ऑप्शन में, R के अंदर पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो B भी गलत हो गया।
ये आपका आर बना हुआ है, सही लिखा हुआ है, ये आर सही लिखा हुआ है और ये एस सही लिखा हुआ है। पहले स्ट्रक्चर मैच करा दो सबको, मैंने बनाया। क्यू आर एस के स्ट्रक्चर्स मैच करा दोगे तो उसके बेसिस पे इसका आंसर फिट होगा सी एन डी। आंसर आ जाएगा सी एन डी। इसमें जो बी वाला आर है उसमें देखो यहाँ पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। बाकी इस वाले केस में क्यू के अंदर ये ओएच एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। बाकी सब फॉर्म और यहाँ एस में ये पाई बॉन्ड अलग से बनाया हुआ है, ये सब इसके फॉल्ट है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी एन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इट्स गिवन द नेचुरल रबर इज पॉलीआइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन यूनिट। ये आपका गलत हो गया, ये एक्चुअली में सिस यूनिट्स होती है। नेचुरल रबर इज का जो मोनोमरिक फॉर्म होता है दैट इज सिस फॉर्म, राइट। ये गलत दिया हुआ है। दूसरे केस में लिखा हुआ है दैट नाइलॉन 6 इज अमाइड लिंकेज, ये सही है। नाइलॉन 6 के अंदर अगर आपको याद हो तो उसकी जो मोनोमरिक फॉर्म होती है दैट इज कैप्रोलेक्टम। नाइलॉन 6 जो है वो कैप्रोलेक्टम का पॉलीमरिक फॉर्म है जिसके अंदर अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होंगे, तो ये करेक्ट है। टेफ्लॉन is prepared by heating tetrafluoroethane in presence of persulfate catalyst at the high temperature। ये भी करेक्ट हो गया आपके लिए। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन का पॉलीमरिक फॉर्म होता है टेफ्लॉन। लास्ट में लिखा है सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स दैट आर जॉइंट विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये गड़बड़ हो गया। सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज होती है, अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज स्टार्च के अंदर होती है। दिस कंटेन्स बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, तो इस वजह से इसका आंसर डी भी इनकरेक्ट हो गया। So now your correct options are B and C। उसका आंसर मार्क करेंगे बी एंड सी। करेक्ट कौन सा बच गया ना, ए वाले केस में सिस एल्कीन होना चाहिए था और डी वाले केस में होती बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की मोनोमरिक यूनिट्स होती है। ठीक है, देन कम्स टू द इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हमने सल्फर की बैलेंस इक्वेशन लिखी HNO3 के साथ। अगर हमने इसको एसिड से बैलेंस किया तो भी ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो सल्फर से भी बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो इसका सवाल में गिवन है कि 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर है। 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर है तो इससे 16 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, और अगर 16 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा तो उसका अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा अपना 16 इंटू 18 विच इज 2888 ग्राम्स। 2888 ग्राम्स। इक्वेशन को बैलेंस करना यहाँ थोड़ा ट्रिकी था, दैट इज विद द बैलेंसर ऑफ रेडॉक्स से ट्राई करना चाहिए था तो जल्दी बैलेंस हो जाता। आप इस इक्वेशन को एसिड की बजाय सल्फर से बैलेंस करते तो भी सेम रिजल्ट्स आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। पूरी इक्वेशन में बस 8 से 8 वाला फैक्टर हटता, तो जहाँ पे हमने एसिड लिखा वहाँ पे 8s लिखते तो अकॉर्डिंगली पूरी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती, बट रिजल्ट यही आते हैं। Then comes to the next question, question number 10. It's given total number of cis N MnCl bonds angles, that is MnN and MnCl bonds in cis position present in the molecule cis MnEn2Cl2 complex। तो आप देखो पहले इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो सिस फॉर्म में लिखना है Cl और Mn बॉन्ड के लिए। तो उसका मतलब ये आपका एथिलीन डाइअमाइन है और ये दोनों Cl ऐसे पहले लगा दो। तो अपने पहले एथिलीन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन डोनर फॉर्म है, मैं इसको ऐसे ई एन लिख के छोड़ देता हूँ। समझ गया ना, मतलब यहाँ नाइट्रोजन डोनर होगा तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे दोनों ई एन फॉर्म लिख लो। ये दोनों ई एन फॉर्म इधर हो गए, मतलब डोनर साइड इसकी नाइट्रोजन है। तो उसने पूछा हुआ नंबर ऑफ सिस बॉन्ड्स ऑफ NMnCl फॉर्म। तो आप काउंट कर लो सीधे सीधे, ये नाइट्रोजन ये Cl सिस है। ठीक है, इधर का नाइट्रोजन ऊपर वाले Cl के साथ सिस है, ये वाला नाइट्रोजन इस Cl के साथ सिस है और ये नाइट्रोजन नीचे वाले Cl के साथ सिस है। ठीक है, अब यही चीज ऊपर वाले फॉर्मेट से चेक कर लो।
और उसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल रिपोर्ट कर दो। सी दिस इज बाय फॉल्ट, दिस इज एक्चुअली गिवन, मैंने ट्रांसफॉर्म बनाया, क्वेश्चन में कंपाउंड ही दे रखा है सिस फॉर्म वाला, तो ये गलत ही स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें तो काउंट ही नहीं करना है, तो ट्रांसफॉर्म बनी हुई है। पहले आप इसका सिस फॉर्म बनाइए, सिस में दोनों सी एल सिस लिखने हैं आपको, तो 3 डाइमन ऐसे जोड़ेंगे, ये आपका सिस फॉर्म है। इसके बॉन्ड चेक करने हैं, तो इसमें देखो क्या करेंगे कि अगर हम ये वाला नाइट्रोजन चेक कर रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन का इस Cl के साथ भी सिस बॉन्ड है, इस Cl के साथ भी सिस बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाला नाइट्रोजन अगर आप काउंट कर रहे हो, दिस वन, तो इसका भी बाकी दोनों Cl के साथ सिस फॉर्म है, 4 बॉन्ड एंगल हो गए। इसके बाद जो तीसरा वाला केस है उसको ध्यान से देखो, ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ तो सिस है, बट इसके साथ ट्रांस है, और इधर वाली नाइट्रोजन लिखेंगे अगर हम उसको स्टार बना दें, तो ये इसके लिए ट्रांस है और इसके लिए सिस है। तो मैं सिस वाले सेम सिंबल से लिखे देता हूँ, ये ऐसा वाला सिस्टम है, देखिए ये टोटल 6 बॉन्ड एंगल बन जाएंगे सिस वाले फॉर्म पे, तो उसका आंसर 6 रिपोर्ट कर देंगे। मतलब पहले दोनों नाइट्रोजन एक एक Cl के लिए, तो एक नाइट्रोजन दोनों Cl के लिए सिस है, दूसरी नाइट्रोजन में दोनों Cl के लिए सिस है, तो वो 4 एंगल तो ये हो गए। फिर जो दूसरी नाइट्रोजन है वो एक Cl के लिए सिस है और दूसरे के लिए ट्रांस है, तो जिसके लिए सिस है उसका एंगल गिन लेना है, जिसके लिए ट्रांस है उसको छोड़ देना है, तो टोटल 6 बॉन्ड एंगल ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक। Then to the next question is given the decomposition of 2N2O5 is 2N2O4 plus O2 is started in a closed cylinder that isothermal isochoric condition at the initial pressure of 1 atmosphere was after y into 10 to the power 3 seconds. The pressure inside the cylinder is found to be 1.45 atm. But the rate constant of reaction is 5 into 10 power minus 4 assuming ideal behavior, then the value of y. तो देखो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ट्रिक है जिसको ध्यान से देखना है कि जब हम इसकी काइनेटिक्स सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से इसका एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी लिखते हैं। बट यहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत जो है वो ये है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन लिखते थे तो ये हम ऐसे लिखते थे -dN2O5 बाई डी टी इज इक्वल टू के डी टी। बट एक्चुअली में देखो इस कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। तो जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो ऐसे ना लिख के यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है पहले रेट लिखने के लिए, और अगर आप 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो k में मल्टीप्लाई हो गया था, मतलब इसका रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी 2k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी। बस इतनी प्रिकॉशन अगर आप ले लोगे तो फिर पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बाकी प्रोसेस तो सिंपल है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे कोई भी काइनेटिक्स की इक्वेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से k में पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ताकि आपका एक्सप्रेशन सही आ जाए, दोबारा इंटीग्रेट करने में टाइम नहीं खराब करते, क्योंकि जो k था वो 2k से रिप्लेस हो जाएगा, बस बाकी कोई चेंज नहीं होगा इंटीग्रेशन में। तो स्टार्टिंग में उसने बोला हुआ क्लोज सिलेंडर है, इसका स्टार्टिंग प्रेशर 1 atm है, तो ये 1 माइनस पी, पी और p/2 फॉर्म हुआ। टोटल प्रेशर यहाँ से लिखेंगे तो ये 1 प्लस p/2 की वैल्यू 1.45 दे रखी है, तो यहाँ से p की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 0.9। तो जो प्रेशर ऑफ N2O5 है वो 1 atm से 0.1 atm में कन्वर्ट हुआ है, तो हम k का फॉर्म लगाएंगे तो 2 इंटू के की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 1/0.1, ये हो जाएगा लॉग 10 1। यहाँ से आपको टाइम निकाल लेना है, तो ये 2.303 बाई 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स बन जाएगा। और आपको टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है y इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स, तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू सीधे सीधे 2.303 आ जाएगी। पहले टाइम सॉल्व करके निकालेंगे, 2.303 बाई 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स आ जाएगा, और बाद में आपको टाइम दे रखा है y इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड्स, तो उससे कंपेयर करेंगे अगर आप, तो आपको सिंपली y की वैल्यू 2.303 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2.303 लिख देना था। IIT ने इसका आंसर 2.30 से लेके 2.31 के बीच में कुछ भी वैल्यू लिखी थी तो उसको करेक्ट मान लिया था। एग्जैक्ट आंसर लिखना था 2.303 लिख सकते थे, इसको राउंड ऑफ करके 2.30 लिखना चाहिए था।
तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे तो 2.30 आंसर लिखना चाहिए था। अगर किसी ने इसको 2.31 भी लिख दिया था तो आईटी ने उसको करेक्ट मान लिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स गिवन द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द aqueous urea solution containing 900 gram of water is 0.05. The density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube. Molarity of urea solution. तो आपको देखो मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी की तरफ शिफ्ट होना है। तो आप सबसे पहले मोल फ्रैक्शन देखो 0.05 यूरिया के लिए दे रखा है, तो वाटर के लिए 0.95 हो जाएगा। दोनों के अलग अलग मोल्स पता चल गए, तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो और डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन गिवन है तो उससे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा और फिर हम मोलारिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन से अगर मैं लिखूं तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो है वो 0.05 है, तो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.95 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मोलारिटी लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, सो 0.05 इंटू 60 प्लस 0.95 इंटू 18, ये टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। मास ऑफ सोल्यूशन में डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो डेंसिटी से डिवाइड करेंगे यानी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मोलारिटी आ गई। अब ध्यान से देखो, ये मैंने मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा है, ये मास ऑफ सोल्यूशन है और उसमें डेंसिटी से डिवाइड करा गया। ऐसे कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो नीचे डिवाइड करके लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बन गया सीधे सीधे और फाइनली आपकी डेंसिटी, आपका नेट आउटकम आ गया। अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने दोनों ऐड करके लिखा हुआ है। ये अगर और प्रिसाइजली लिखना हो तो ये मैंने पहला वाला जो एरो लगाया, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट, ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट और दोनों को ऐड करके फाइनली डिवाइड किया हुआ हमने डेंसिटी से। ये पूरी वैल्यू जो बन रही है ये आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बन गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करिए तो ये आपकी मोलारिटी आ जाएगी और ये आपका फाइनल आंसर होगा। सर ऐसा हर बार होता है? इसको सॉल्व करेंगे तो 2.98 आएगा। तो आंसर की रेंज इसकी 2.8 से लेकर 3.05 के बीच में कुछ भी लिखा था, आईआईटी ने इसको करेक्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हाइड्रोजन पैलेडियम क्विनोलिन से रिएक्शन कराई तो लिंडास कैटलिस्ट की रिएक्शन है। लिंडास कैटलिस्ट की रिएक्शन है तो उसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले देखिए, अगर आपने पहला स्टेप लिंडास कैटलिस्ट वाला फॉलो किया तो उस स्टेप से इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर आपने डाइल्यूट KMnO4 के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराई तो दैट इज बेसिकली बायस रिएजेंट रिएक्शन। डाइल्यूट KMnO4 ले रखा है तो बायपोल डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4 वाली रिएक्शन हो गई तो बायस रिएजेंट वाली रिएक्शन हुई, तो हर डबल बॉन्ड के अक्रॉस OH ग्रुप लग जाएगा। जब हर डबल बॉन्ड के अक्रॉस OH ग्रुप लगेगा तो टोटल OH यूनिट कितनी आएगी? 6। अब आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे आंसर बता सकते हो दैट अक्रॉस एवरी डबल बॉन्ड देयर विल बी अ OH यूनिट। तो फाइनली इसका आंसर हम सीधे 6 लिख सकते हैं बिना कुछ आउटपुट लिखे, तो उसका आंसर डायरेक्टली 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 13th का आंसर आपका 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो ऑफ साइक्लिक ईथर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। तो आपको साइक्लिक ईथर लिखना है तो आप रिंग साइज से स्टार्ट करो सबसे पहले। तो फर्स्ट केस में 5 मेंबर रिंग बनाओ। अच्छा, फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, C4H8O से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रही है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करी जाती, कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक कर लिया जाता है। आपने जैसे ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो उसके अंदर आप देखो जैसे C4H8O मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 ही होगा। हर कंपाउंड में ये 1 ही रहने वाला है, तो बार बार इसको चेक करने में एनर्जी नहीं बिगाड़ते, या फाइनली मतलब फॉर्मूले से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में भी एनर्जी नहीं लगाते। एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो गिवन फॉर्मूले से, उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको पता चल गई तो उसके बाद आप जितने भी स्ट्रक्चर बनाओगे सब में वही रहेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं चेंज होती। तो उसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में कभी एनर्जी नहीं बिगाड़ते, एक स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ करके उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट कर लेते हैं। तो दिस इज वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब उसने इसके स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों फॉर्म काउंट करवाने, अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। अब इसको 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करो। 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास एक मिथाइल ग्रुप फ्री आ गया, तो आप इसको इधर भी जोड़ सकते हैं और इसके अपोजिट पोजीशन पे भी ले जा सकते हैं।
जब आपने इथेरियल लिंकेज इस वाली पोजीशन पे कनेक्ट किया हुआ है तो आप ध्यान से देखो, इस वाली पोजीशन पे कायरल सेंटर क्रिएट हो गया, एक CH3 वैलेंसी एक H वैलेंसी और दोनों साइड से बॉन्ड डिफरेंट है तो उसको 2 काउंट कर लेंगे, ठीक है। जबकि इसके अगले वाले केस पे देखेंगे तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो उसको आगे नहीं काउंट करना है, तो उसको एक ही काउंट करेंगे। इसके बाद 3 मेंबर साइकिल पे पहुंच गए इपॉक्साइड रिंग। इपॉक्साइड रिंग के बाद हमारे पास जो टोटल 2 कार्बन है वो आप दोनों एक ही कार्बन पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अलग अलग कार्बन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को एक सिंगल चेन की तरह भी जोड़ सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल फॉर्म्स। अब इनके जरा केस चेक कर लो, तो पहले वाले केस में तो कोई भी आइसोमरिज्म स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं आ पाएगी क्योंकि दोनों जगह 2 CH3 और 2 H है। उसके अगले वाले केस में चेक करोगे तो देखो ये भी सेंटर कायरल हो रखा है, ये भी सेंटर कायरल हो रखा है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो उसको स्ट्रक्चर 3 काउंट करेंगे, तो इसको 2 काउंट करेंगे, इसको 3 काउंट करेंगे। अगले वाले केस में देखो तो इसको भी हम लोग स्टीरियो कायरल सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसको 2 काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके टोटल 10 स्ट्रक्चर बन गए। देखिए 10 स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो मिला के 10 आइसोमर बन गए, तो इसका आंसर 10 लिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो थोड़ा मैचिंग बेस्ड पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। So it's given, consider the Bohr model of one electron atom where the electron moves around the nucleus. In the following list, one contains some quantities for n plus orbit, nth orbit of atom 1, and list 2 contains options showing how they depends on n. तो सबसे पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पूछा गया था, अब फटाफट इनकी प्रोपोर्शनलिटी लिख लो। nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट लिखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 पाई, ये प्रोपोर्शनल टू n आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल और nth ऑर्बिट लिखेंगे तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z स्क्वायर होता है, सॉरी z स्क्वायर बाई n स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट लिखेंगे तो ये भी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले से कि जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो प्रोपोर्शनलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल साइन और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ सकता है। अब चेक कर लो, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट 1 एंड 2। पहला आंसर लिख रखा है 1p, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 1t, ये करेक्ट आंसर हो गया हमारे लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे बी हो गया। उसके बाद लिखा है 2q, तो 2q भी गलत हो गया और 2r वो भी गलत हो गया, तो इसका आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन में देखो दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसीडरिंग लिस्ट 1 एंड 2। इट्स गिवन 3p। तो अब पहले यहाँ से अगर आंसर मैच कर लें तो 3 वाले के लिए आंसर मैच कराएंगे तो p इनकरेक्ट हो गया। तो 3p, हाँ नहीं 3p तो करेक्ट हो गया। प्रोपोर्शनल टू पावर n स्क्वायर लिखा ना, n पावर -2 है, तो 1/n स्क्वायर है, मतलब सही हो गया, तो 3p यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के केस चेक कर लो, 3p के बाद 3s लिखा हुआ है, 3s तो इनकरेक्ट हो गया। फिर 4q दे रखा है, 4q भी इनकरेक्ट हो गया। और 4u दे रखा है, 4u भी जो है वो भी इनकरेक्ट हो गया। प्रोपोर्शनल टू n पावर हाफ लिखा हुआ है, तो वो भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ए। समझ आई बात? तो 16 का आंसर आपके लिए ए हो जाएगा। देन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट्स गिवन। अब देखो अलग अलग रिएक्शंस दे रखे हैं, इनको हमें मैच कराना है। तो लिस्ट 1 इंक्लूड्स द स्टार्टिंग मटेरियल एंड द रिएजेंट ऑफ द सिलेक्टेड केमिकल रिएक्शन। लिस्ट 2 गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट मे फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दोनों केस कंसीडर करने, आपको इंटरमीडिएट वाला केस भी चेक करना है और फाइनल प्रोडक्ट वाला केस भी चेक करना है। तो नाउ लुक एट द प्रोसेस। सबसे पहले जो गिवन कंपाउंड है उसकी डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो दैट इज रिडक्शन ऑफ CN ग्रुप टू CHO। उसका डाइल्यूट HCl दिया गया है, तो जो हमारे पास साइक्लिक ईथर ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, 2H ग्रुप आके वहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद NaPH4 से रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई गई है, तो दैट इज बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या उसी तरह की सिमिलर रिएक्शन होगी। तो पहले एक बार रिएक्टेंट लिखते हैं, तब आपका आउटकम समझ आएगा। तो देखो सबसे पहले वाले पार्ट में अगर हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा रहे हैं तो साइनाइड में प्रोड्यूस होकर CHO में कन्वर्ट हुआ। डाइल्यूटेड HCl से रिएक्शन कराया तो ये दोनों ईथर वाले बॉन्ड हाइड्रोलाइज होने के बाद CHO में कन्वर्ट हो गए। तो 2 स्टेप परफॉर्म होने के बाद ये कंपाउंड बनेगा। फिर इसका NaBH4 से रिडक्शन कराया तो दोनों कार्बोनाइल ग्रुप प्रोड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए, और बाद में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेशन होने के बाद ये कंपाउंड बना। तो अब अगर हम इसके रिएक्शन स्टेप्स के हिसाब से इंटरमीडिएट्स और प्रोडक्ट्स लिखें, तो पहले वाले रिएक्शन से जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें एक तो Q मिल रहा है हमें, P कहीं नहीं बन रहा है, इसके बाद R बन रहा है, और उसके बाद S और T में से कोई, S, T और U में से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, तो उसका आंसर QR होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप की रिएक्शन देखेंगे, तो सेकेंड स्टेप में पहले ओजोलिसिस कराई तो ये CHO ग्रुप बना। रिडक्टिव ओजोलिसिस ध्यान से देख लो, 2 स्टेप परफॉर्म कराए गए। उसके अगले स्टेप में देखो NaBH4 से रिडक्शन कराया तो कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होकर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई चेंज नहीं आएगा NaBH4 से। और फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराई तो ईस्टर फॉर्म हुआ। तो अब इसके स्टेप्स अगर मार्क करें तो यू कैन सी कि 2 वाले केस में एक तो कंपाउंड P बन रहा है, एक तरफ CH2 CHO और एक COH ग्रुप, करेक्ट। उसके बाद इसका रिडक्शन करा रहे हैं हम, तो रिडक्शन कराने के बाद जो ग्रुप है वो S बन रहा है, बिल्कुल सही। और S के बाद अगर आप फर्दर स्टेप पे देखोगे तो इसका ईस्टरिफिकेशन पॉसिबल हो जा रहा है, तो इससे फाइनली Q बन जा रहा है, तो उसका आंसर PSU हो गया। तीसरे सवाल में देखो हमारे पास C6H5Cl COCH3 है, इसकी रिएक्शन KCl से करा रहे हैं पहले, तो Cl हट के Cl लगा और हाइड्रोलिसिस होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना। तो देखो थर्ड स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया। उसके बाद NiNH4 से रिडक्शन कराया तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रोड्यूस होकर CH2OH बने, और बाद में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो फिर से डिहाइड्रेशन पॉसिबल होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और जरा इसके ऑप्शंस मार्क किए जाएं, तो सबसे पहले 2 COH ग्रुप का केस है तो P नहीं बन सकता, Q बन रहा है, बिल्कुल सही, तो उसमें Q फॉर्म बनेगी। Q के बाद इसमें सीधे एक CH2COH मतलब T भी बन रहा है, और इसका आंसर R भी बन रहा है। ये Q, R और T फॉर्म कर रहा है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, तो पहले हमने NiNH4 से रिडक्शन कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हुए, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराया तो डिहाइड्रेशन हुआ। तो अगर इसमें दोनों प्रोडक्ट चेक करेंगे तो पहले दोनों अल्कोहलिक ग्रुप बने, तो CH2OH और CH2OH मतलब इसका आंसर एक तो Q बनेगा और लास्ट में R बनेगा। ये हमारे पहले देखिए सारे ऑप्शन फिट कर दिए। अब आप ऑप्शन चेक कर लो। तो हमारे पास पहले सवाल में दे रखा है 1QTU, 1 का आंसर देखो हमारे पास QR है, 1 का आंसर QR है, मतलब ऑप्शन ए और सी, ए और डी तो खत्म हो गया। इसका 2 का आंसर चेक कर रहे हैं, 2 का आंसर हमारे पास आ रहा है PSU, 2 का आंसर PSU देखिए वाला फिट हो जा रहा है, तो इसका आंसर C रिपोर्ट कर देंगे। 2 का आंसर PSU आ रहा था तो इसका आंसर C रिपोर्ट कर देंगे। अगले वाले केस में देखो 3 और 4 चेक करना है, तो 3 के लिए हमारा आंसर आ रहा था QRT, तो 3 के केस में QRT कहीं दिया ही नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया। 4th का आंसर हमारा आ रहा था Q एंड R, तो 4th का आंसर Q एंड R, ये डी ऑप्शन देखिए मैच कर जा रहा है, तो इसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। समझ गए? डन।